तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं राम और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी गॉड 24 में। आज मैं आपके लिए लाया हूं सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी कहानी जिसका नाम है रिवेंज एंड लव पार्ट 2। और इस कहानी में आपको मिलेगा हॉरर के साथ कुछ अनोखा ट्विस्ट। तो कहानी को पूरा देखें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए कहानी पे आते हैं। तो जैसा कि हमने जाना, जानवी मुंबई में अपने मामा मामी के साथ रहती है और अब वो राजस्थान के जयपुर सिटी में आई हुई है अपने नानी के घर, जहां उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम शिवम है और जानवी उसे अपने डरावने सपनों के बारे में बताती है। अब शिवम इन सब बातों को समझ नहीं पा रहा होता है, तो वो सोचते हुए उसी हवेली में वापस जाता है ताकि उसे पता चले कि आखिर हवेली में ऐसा क्या हुआ कि जानवी को कुछ याद भी नहीं। और फिर हवेली के दरवाजे को जैसे ही खोलता है उसे बहुत सी चीखों की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाता है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोर से बिजली कड़कने लगती है और तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। पर यह बारिश सिर्फ उस हवेली के पास ही हो रही है और कहीं भी नहीं। तब शिवम उसी कमरे के पास पहुंच जाता है और जो बंद था, और जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है वहां किसी की लाश पड़ी है। और जब वो उसके करीब जाके उसको पलट के देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो लाश सुरभि की थी। उसे देखते ही शिवम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहां से भागता है और सीधा जानवी के पास जाने लगता है। पर जैसे ही वो घर में एंटर करता है वो देखता है कि सुरभि तो यहाँ बैठी है और शादी की रस्में चल रही हैं। फिर वो और शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब वो सीधे जानवी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तो जानवी हंसने लगती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो कि दिन में सपने देख रहे हो। फिर वो नीचे रस्म में शामिल होने के लिए चली जाती है। अब शिवम बहुत परेशान है। फिर वो अपने काम में लग जाता है। सब रस्म में बिजी होते हैं। तभी शिवम नोटिस करता है कि सुरभि उसे देखकर अजीब सी स्माइल कर रही है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और सब खाना खाने के बाद सोने जाते हैं और शिवम भी गेस्ट रूम में जाता है। पर जैसे ही वो अंदर जाके लाइट ऑन करता है उसके रूम में सुरभि बैठी होती है और वो उसके करीब आके शिवम के गले लग जाती है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। शिवम हैरान होकर सुरभि को धक्का दे देता है। तब सुरभि फिर से हग कर लेती है और बोलती है, मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया है, मुझे दूर मत करो। शिवम इस बार धक्का देके एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम पागल हो, शादी हो रही है तुम्हारी और ये क्या बकवास कर रही हो। फिर सुरभि गुस्से में आ जाती है और एकदम से उसका रुख बदल जाता है। वो शिवम को बेड पे धकेल के उसके ऊपर बैठ जाती है और अपनी आंखों को उसकी आंखों में मिलाकर उसको अपने वश में करना चाहती है। पर जल्दी ही शिवम ये बात समझ जाता है कि इसकी आंखों में कुछ तो है और फिर उसे पलटकर वहां से जाने लगता है। तब सुरभि बोलती है, ये सब उस नैना की वजह से कर रहे हो ना तुम, आखिर क्या है उस नैना में। तब शिवम को याद आता है कि जानवी ने भी यही नाम बोला था। तो वो रुक जाता है और वो पूछता है कि आखिर ये नैना है कौन। जिस जानवी के आगे पीछे तुम घूमते रहते हो वही है नैना। और इतना बोलते हुए फिर से शिवम के करीब आ जाती है और इस बार तो सीधे किस करने लगती है। और जैसे ही किस करती है वहां जानवी आ जाती है और दोनों को किस करते हुए देख लेती है। फिर शिवम सुरभि को धक्का देकर जानवी को बोलता है, देखो तुम कुछ गलत मत समझो, ये यहाँ पर जबरदस्ती घुस आई है। और जानवी के पास जाके उसे समझाने लगता है। तब तक सुरभि जानवी को पकड़ के दीवार से लड़ा देती है और बोलती है, हर बार ये मेरे प्यार के रास्ते में आती है, आज इसे खत्म ही कर दूंगी। और इतना बोलकर जानवी का गला पकड़ लेती है और शिवम उसको छुड़ाने लगता है। पर तभी पता नहीं क्या होता है, सुरभि का हाथ जैसे कोई मरोड़ रहा है और अचानक से वो उड़कर दूर गिर जाती है। अब किसी को ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तभी एक काला साया सुरभि का गला दबा के उसे ऊपर लटका देता है और सुरभि उसे माफी मांगने लगती है तो छोड़ देता है। उससे छूटकर सुरभि सीधे रूम से भाग जाती है और फिर वो काला साया शिवम को मारने आगे बढ़ता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता तो वहां से गायब हो जाता है। अब शिवम और जानवी बहुत ही डरे हुए हैं। जानवी तो रोने लगती है। तब शिवम उसे थोड़ा संभालता है और फिर जानवी शिवम की गोद में ही सर रखकर सो जाती है। सुबह जानवी की नींद खुलती है और वो खुद को शिवम की गोद में देख के शर्म से लाल हो जाती है और वहां से उठ के सीधे अपने रूम में आ जाती है। फिर अपने बेड पर लेटी होती है तो उसे ख्याल आता है कि आज इतना सब होने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा है और ना ही रात में कोई सपना आया है। शायद शिवम के होने की वजह से ऐसा हुआ है। वो खुद को सेफ फील कर रही थी। अब सुबह हो जाती है और सुबह होते ही जानवी सबसे पहले शिवम को ढूंढती है और उसकी बात ना मानने के लिए सॉरी बोलती है। फिर शिवम को उस हवेली में चल के सुरभि की लाश देखने को बोलती है ताकि अगर ऐसा कुछ है सच में वहां पर तो घर वालों को सबूत के साथ सब कुछ बता सके। अब वो दोनों हवेली में वापस आ जाते हैं और जब उस कमरे में जाके देखते हैं तो वहां से सुरभि की लाश गायब है, वहां कुछ भी नहीं है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर लाश गई तो गई कहाँ।
और इधर सुरभि बड़े मामा को बता देती है कि जानवी और शिवम ने वो बंद कमरा खोल दिया है। अब मामा जी हवेली में जाते हैं और वहां से शिवम को खींच कर बाहर निकालते हैं और बोलते हैं जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो, यहाँ आने की गलती दोबारा मत करना। और फिर नानी जी बोलती हैं मैंने मना किया था, वहाँ किसी को जाने मत दो। और फिर अंदर जाके देखते हैं सब तो वो लाल धागे वाला दरवाजा खुला हुआ है। फिर नानी जोर जोर से चीखने लगती हैं अनर्थ हो गया, शास्त्री जी ने पहले ही बोला था अगर ये दरवाजा खुला तो सर्वनाश हो जाएगा। तब जानवी घर वालों को सच बताने की कोशिश करती है पर कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, उल्टा डांट कर चुप करा देता है। फिर शास्त्री जी को बुलाया जाता है और वो जैसे ही घर में कदम रखते हैं उन्हें किसी बुरी शक्ति का आभास होता है और वो बताते हैं कि इस शादी के पहले एक अनुष्ठान करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे, क्योंकि वो प्रेत आत्मा इतने सालों में बहुत ताकतवर हो चुकी है। तब तक वहाँ शिवम भी आ जाता है और शास्त्री जी जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं उन्हें शिवम के चेहरे पे एक तेज दिखता है और वो जाते वक्त शिवम को अकेले में मिलने को बुलाते हैं और अपने आश्रम का पता लेके चले जाते हैं। अब जानवी कुछ काम कर रही होती है, तभी पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है, पर जानवी सोचती है साक्षी होगी और अपने काम में लगी रहती है और साक्षी उसके सिर पर डंडे से हमला कर देती है। पर सामने के आईने में जानवी देख लेती है और वहां से हट जाती है और साक्षी और जानवी के बीच काफी हाथापाई होती है। तभी जानवी रूम से भागने लगती है, पर रूम से निकलते ही अचानक वो सपने वाला शख्स उसके सामने आ जाता है और वो जानवी के सिर पे हाथ रख के बेहोश कर देता है। इधर शिवम शास्त्री जी के आश्रम में आया हुआ है और शास्त्री जी उसे अंदर बुलाते हैं और उसका नाम वगैरह सब पूछते हैं। तब वो अपना नाम शिवम बताता है। तभी शास्त्री जी उसे टोकते हुए बोलते हैं तुम विजय हो, ये तुम्हारा दूसरा नाम है। शिवम बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और शास्त्री जी उसे बोलते हैं तुम्हें सुलाऊंगा और तुम अपना सपना देखोगे जिसमें तुम्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें पता चल जाएंगी। और फिर सारी तैयारी करने के बाद शिवम को आंख बंद करके लेटने को बोलते हैं तो शिवम वैसे ही करता है। शिवम अपने सपने में जा रहा है और वो देखता है एक छोटा सा गांव जिसके सरपंच राघवेंद्र पुरोहित एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत करता है। उनका एक बेटा भी है शिवेंद्र पुरोहित, जो उस गांव के भव्य दुर्गा मंदिर में मठाधीश है। उसी गांव में एक शांतनु शर्मा नाम के व्यक्ति रहते हैं जो कि बहुत सीधे साधे इंसान हैं और सरपंच जी के ड्राइवर हैं। और विजय यानी कि शिवम उनका ही बेटा है जो कि शहर में पढ़ाई करके आया है और गांव में आके उसे कुछ दिन ही होते हैं। तभी गांव में एक मेला लगता है जो मंदिर की तरफ से आयोजित किया गया है। उस मेले में विजय की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि मंदिर की सेविका है। इस दुर्गा मंदिर में कुछ नियम हैं, जैसे कि इस मंदिर में जो सेविकाएं रहती हैं उन्हें सब देवी का रूप मानते हैं और जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वो मंदिर परिसर से बाहर नहीं जा सकती। ये उस मंदिर का एक रूल है। जब से विजय ने उस लड़की को देखा है वो बस उसे ही देख रहा है। ये चीज वो लड़की भी समझ जाती है और फिर शाम को सारी सेविकाएं माता की खूबसूरत सी झांकी का प्रदर्शन कर रही होती हैं और मंदिर में वापस जाने लगते हैं। तब मौका देखकर विजय उस लड़की को किनारे खींच लेता है और उससे बात करना चाहता है, पर वो लड़की वापस चली जाती है। तब पीछे से उसे बोलता है कम से कम नाम तो बताते जाओ। तो भी वो कुछ नहीं बोलती, पर उसकी सहेली बता देती है कि इसका नाम नैना है और फिर विजय मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन विजय फिर से मंदिर जाता है और नैना को ही ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे नैना दिखती है और वो फिर से उससे बात करना चाहता है, पर नैना उससे बोलती है क्यों मेरे पीछे पड़े हो, हमें किसी से बात करने की परमिशन नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो विजय बोलता है ठीक है, मंदिर परिसर में नहीं कर सकती, पर मंदिर से बाहर मंदिर बंद होने के बाद मिलने तो आ सकती हो, तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं मंदिर के पीछे आ जाना। तो नैना बोलती है ये नहीं हो सकता, मैं नहीं आऊंगी। तो विजय बोलता है तुम जब तक नहीं आओगी मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, और चला जाता है। फिर वहीं बैठे बैठे 2 दिन गुजर जाते हैं और विजय नैना का इंतजार कर रहा होता है, पर वो नहीं आई। फिर नैना की एक दोस्त नैना से बोलती है तुम चली क्यों नहीं जाती, अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो भूख से ही मर जाएगा, बेचारा 2 दिन से वहां से हिला तक नहीं है। और फिर तीसरे दिन नैना उसकी जिद के आगे झुक जाती है और रात में उसके पास जाती है छिपकर। तो विजय उसको देखते ही बहुत खुश हो जाता है और नैना उसे एक टिफिन देती है और बोलते हैं इसे खा लो और जाओ यहाँ से। तो विजय बोलता है इतने से के लिए 3 दिन से वेट कर रहा हूँ क्या, और बोलता है वो मेरी बाइक खड़ी है, मेरे साथ घूमने चलो, फिर वहीं पे खा लूंगा और वापस छोड़ दूंगा तुम्हें। तो नैना मना कर देते हैं, पर विजय के मनाने पर मान जाती है और उसके साथ जाती है। फिर विजय उसे गांव से बाहर एक खूबसूरत सी जगह पे लेके जाता है और फिर घूमने के बाद वापस मंदिर में छोड़ देता है।
कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है और नैना और विजय की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन मंदिर में कुछ सेविकाओं को लाइन में खड़ा किया जाता है और आज उस लाइन में नैना भी है। और फिर वहाँ शिवेंद्र आता है और उनमें से एक लड़की जो कि अभी कुछ 16-17 साल की होगी उसे बुलाकर ले जाने लगता है। तो उन सेविकाओं में से एक सेविका जिसे सब पता था वो शिवेंद्र से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसे मत ले जाओ, ये अभी बच्ची है। तब नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब वो दूसरी एक पुरानी सेविका से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि रोज हम में से कोई ना कोई जाती है और पुरोहित की सेवा में, मतलब कि उनकी मन की इच्छा को शांत करने के लिए वो जिसे चुनते हैं उसे जाना पड़ता है। यह सुनकर नैना को बहुत गुस्सा आ जाता है और इधर शिवेंद्र उस सेविका को मारकर उस छोटी बच्ची को ले जाने लगता है। तो नैना उसे रोकते हैं और बहुत बुरा भला बोलते हैं, एक थप्पड़ भी मार देते हैं। तब शिवेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नैना को बहुत मारता है। नैना गिर जाती है तो उसके पेट पर लात मार देता है जिससे वो बहुत ज्यादा चोट खा जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। फिर जब 2 दिन बीत जाते हैं और विजय को नैना मिलने नहीं आई होती है तब फिर से एक शाम को मंदिर में हवन का आयोजन होता है और विजय उस दिन भी मंदिर के पीछे इंतजार कर रहा होता है। तब नैना की एक दोस्त वहां आती है और एक कागज देकर चली जाती है। फिर जैसे ही विजय उसको पढ़ता है उसमें नैना के साथ हुई सारी घटना लिखी होती है। उसको पढ़ते ही विजय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधे उस हवन समारोह में बाइक लेके घुसता है और सीधे शिवेंद्र के पास जाकर रुकता है। वहाँ शिवेंद्र को पीटने लगता है। फिर दोनों के बीच बहुत मारपीट होती है जिसमें विजय शिवेंद्र को उठाकर उसी हवन कुंड में पटक देता है जिससे उसकी कमर टूट जाती है और फिर उसी हवन कुंड में उसका मुंह दबा देता है जिससे उसका पूरा फेस जल जाता है और वो तड़प रहा होता है। अब वहाँ सरपंच और विजय के पिताजी भी आ जाते हैं और फिर नैना सबको सारी बात बताती है। बाकी सारी सेविकाएं भी नैना की तरफ से गवाही देती हैं और फिर सरपंच जी बोलते हैं ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए और विजय को उस मंदिर का मठाधीश बना देता है। इस सब के बीच शिवेंद्र कहीं गायब हो जाता है और फिर करीब 1 महीने बाद वो वापस आता है कुछ तंत्र विद्याओं को सीखकर और फिर गांव में ही छिप कर रहने लगता है। फिर एक रात को सरपंच जी और विजय के पिताजी कहीं बाहर जा रहे होते हैं रात में। तभी उनकी कार के सामने वो आ जाता है और कार को रोककर अपनी तंत्र शक्ति से कुछ ऐसा करता है जिससे सरपंच विजय के पापा को मार देता है और खुद का भी गला खुद से काट देता है। उसके बाद अपनी तंत्र शक्तियों का उपयोग करके गांव में हर उस लड़की को एक एक करके मारने लगता है जिसने उसके खिलाफ बोला था। और अब क्योंकि नैना की वजह से उसका चेहरा जलाया था इसलिए उसे जिद थी कि वो उससे ही शादी करेगा। और फिर इतनी सारी घटनाएं गांव में होने लगती हैं तो सब परेशान थे पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। और फिर एक दिन नैना की एक सहेली नैना को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है पुराने खंडर के पास और बोलती है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पर जैसे ही नैना वहां जाती है शिवेंद्र उस पर जादू करके उसे अपने वश में करके वहां से लेके चला जाता है शादी करने के लिए। फिर विजय नैना को ढूंढते हुए उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने दोस्त चांदनी से मिलने गई है। पर विजय बोलता है चांदनी तो आज सुबह ही उसकी लाश मिली है। वो जल्दी से खंडर के पास पहुंच जाता है तो वहां नैना अकेली बैठी होती है और वो उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी नैना उसे हक करते हुए और विजय की आंखों में देखकर कुछ करने लगते हुए तभी विजय समझ जाता है कि ये नैना नहीं है और उसका गला दबा के पूछने लगता है वो कौन है, तो मेरी नैना कहाँ है। फिर वो बता देती है कि शिवेंद्र नैना को गांव के बाहर एक घर है वहां लेके गया है और शादी कर लिया होगा, अब तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी। फिर विजय जल्दी से वहां पहुंच जाता है और नैना नैना पुकार रहा होता है। इधर नैना शादी के जोड़े में शादी करने जा रही है। तब विजय अंदर पहुंचकर नैना को रोकना चाहता है पर वो नहीं रुकती। तब शिवेंद्र के वश में कुछ लोग विजय को पकड़ लेते हैं और शिवेंद्र जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तूने मुझे इसके लिए ही मारा था ना, अब तेरी आंखों के सामने मैं इससे शादी करूंगा। उस दिन के बाद तुझे क्या लगा कि सब ठीक कर दिया तूने। मैं वहां से भागकर मैंने एक पिशाचिनी को अपने मंत्रों से बुलाया और उसके साथ तेरी शादी करने की डील करी है। तुझ पे मेरे तंत्र विद्या का असर नहीं हो रहा था और विजय के सामने ही मंडप में शादी करने लगता है। क्योंकि नैना को होश ही नहीं है, वो शिवेंद्र के वश में है। तो विजय जोर जोर से चिल्ला रहा होता है नैना होश में आओ, नैना नैना करके बहुत चीख रहा होता है पर वो होश में नहीं आती। तब विजय अपनी पूरी ताकत से उन सब आदमियों को पकड़ के खुद को छुड़ा लेता है और उन सबको एक रस्सी से बांध देता है आपस में। फिर दौड़कर शिवेंद्र का गला पकड़ लेता है और मार मार कर उसे उसकी छाती की हड्डियां तोड़ देता है। तब तक वो पिशाचिनी वहां आ जाती है और बोलती है इस लड़की के लिए इतना सब और तुमने इसके लिए
तब तक वो पिशाचिनी वहां आ जाती है और बोलती है, इस लड़की के लिए इतना सब और तुमने इसके लिए मुझे ठुकरा दिया, और वो नैना को एक ही झटके में मार देती है। ये देखकर विजय के होश उड़ जाते हैं और वो शिवेंद्र की गर्दन मरोड़कर मार देता है, पर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि नैना मर चुकी है। इतना सब होने के बाद वो पिशाचिनी वहां से गायब हो जाती है, पर विजय नैना की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी वहीं दम तोड़ देता है। और तब शिवम की नींद खुल जाती है और जैसे ही नींद खुलती है वो अपने सपने से बाहर आकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये सब पॉसिबल है। और अब उसे काफी बातें क्लियर हो गई थी, पर उसके दिमाग में एक सवाल अब भी था कि जब वो पिशाचिनी गायब हो गई थी तो उस कमरे में कैद कैसे हुई। तब शास्त्री जी बताते हैं कि वहां से गायब होने के बाद वो उसी परिवार की एक लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो घर वाले फिर मेरे पिता यानी कि बड़े शास्त्री जी को बुला के कैद करवा देते हैं और वो बोलते हैं कि जिस दिन ये दरवाजा खुला उस दिन समझ लेना बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और फिर शिवम पूछता है, सब तो ठीक है लेकिन उसने बोला मुझ पे उसके तंत्र का असर नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों? तो शास्त्री जी बताते हैं, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हो और तुम्हारे ऊपर माँ भवानी का आशीर्वाद है, इसलिए तुम उसके तंत्र से परे हो और तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम्हारी मदद से ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। और अब सारी बातें समझाने के बाद शास्त्री जी शिवम को बताते हैं कि वो शिवेंद्र अब प्रेत योनि में है, अब बहुत ताकतवर हो चुका है, उसे मारना आसान नहीं है। और इतना बोलकर शिवम को एक अभिमंत्रित तावीज देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मारने के लिए उसे किसी के शरीर में घुसना होगा और उस वक्त तुम उसे ये ताबीज पहना देना जिससे वो उस शरीर से निकल नहीं पाएगा और उसी वक्त तुम उसे मार सकते हो, बाकी उस पिशाचिनी को हम संभाल लेंगे। फिर शिवम वहां से शास्त्री जी के साथ सीधा घर आता है और पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, पर शिवम जानवी को ढूंढ रहा होता है और जानवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर पता चलता है कि साक्षी और रणवीर भी गायब हैं। तब वो सीधा उसी हवेली में जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वो वहां से निकलकर उस इलाके का कोना कोना छान मारता है, पर जानवी का कहीं पता नहीं चलता। घर में पूजा शुरू भी हो गई है। फिर शिवम शास्त्री जी के पास जाता है और बताता है कि जानवी, साक्षी और रणवीर तीनों ही गायब हैं। तब सुरभि अपने असली रूप में आ जाती है और घर के सब लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। जैसे जैसे मंत्र बोले जा रहे थे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो छोटी मामी को उठाकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देती है, जिससे उनका एक पैर टूट जाता है और काफी चोट लग जाती है। पर वे शास्त्री जी नहीं रुकते तो नानी का वे सिर फोड़ देते हैं। तभी शास्त्री जी एक गोला बनवाते हैं और उसमें कैद करके रोक लेते हैं उसे और पूछते हैं, जानवी कहाँ है? तो वो नहीं बताती और शिवम के करीब जाके बोलती है, तुम मेरे नहीं हुए ना, वो भी तुम्हारी नहीं होगी, और जोर जोर से हंसने लगती है। तब शास्त्री जी उसे बहुत तकलीफ देते हैं और फिर वो बताती है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, उसके पीछे एक बंगला है जहाँ वो जानवी को लेके गया है। इतना सुनते ही शिवम वहाँ के लिए फौरन निकल जाता है और जैसे ही उस बंगले के पास पहुंचता है उसे वहां पर रणवीर दिखता है, जो उसे बोलता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, जानवी अंदर है, हमें उसे बचाना होगा, नहीं तो शिवेंद्र उससे शादी कर लेगा। तो शिवम अंदर जाता है, पर जैसे ही अंदर जाता है उसे याद आता है कि शिवेंद्र की कहानी तो रणवीर को पता ही नहीं, फिर उसने उसका नाम कैसे लिया। तब तक रणवीर शिवम के पीछे से चाकू घुसा देता है और शिवम घायल हो जाता है। फिर रणवीर उसके सामने से भी एक बार चाकू मार देता है। अब शिवम वहीं गिर जाता है और रणवीर वहीं बैठकर हंसने लगता है और बोलता है, इस बार नहीं हारूंगा मैं। और साक्षी जानवी को रेडी कर ले आती है तो शिवम साक्षी को आवाज देता है, साक्षी ये तुम क्या कर रही हो? पर कोई फायदा नहीं होता। फिर रणवीर शादी करने के लिए जा रहा होता है, तभी शिवम उसे पैरों से पकड़ के गिरा देता है और उनके बीच मारपीट होती है। पर अचानक से जैसे शिवम के घाव भरने लगते हैं और वो अपने अंदर एक एनर्जी को फील करता है और सेम अपने सपने के जैसे रणवीर को उठाकर पटक देता है और उसी वक्त वो प्रेत रणवीर के शरीर से निकल जाता है। और तब शिवम को याद आता है कि शास्त्री जी ने एक तावीज दिया था, उसके बिना हम इसे नहीं मार सकते। तब शिवम मौके की नजाकत को समझते हुए जल्दी से साक्षी को होश में लाने के लिए ट्राई करता है ताकि जानवी को सेफली यहाँ से निकाल सके, पर वो प्रेत अब साक्षी की बॉडी में घुस जाता है और साक्षी शिवम को मारने लगती है। तब शिवम वही तावीज हाथ में लेकर साक्षी को एक थप्पड़ मारता है तो फिर से वो प्रेत साक्षी की बॉडी से निकल जाता है और रणवीर की बॉडी में चला जाता है। अब शिवम सोचता है यही सही मौका है, अब अगर मैं इसे तावीज पहना दूं तो इस बॉडी से निकल नहीं पाएगा। फिर रणवीर से बहुत मार खाता है और मौका ढूंढ रहा होता है तावीज गले में डालने का, और जैसे ही मौका मिलता है रणवीर के गले में तावीज डाल देता है और अब वो प्रेत उसकी बॉडी को नहीं छोड़ सकता और फिर शिवम उसे पीट कर मार देता है। और जैसे ही मारता है साक्षी और जानवी को होश आ जाता है और जानवी शिवम को अपने सामने देख के सीधे गले लगा लेती है और बोलती है, शिवम तुम कहाँ थे? मैं बहुत डर गई थी। और एंड में आई लव यू बोलकर
कसकर हक कर लेते हैं। तब शिवम उसे संभालता है और साक्षी को भी। तब वो देखते रणवीर की लाश बिल्कुल बुरी हालत में है, वो बिल्कुल सड़ चुकी है। और फिर वो दोनों घर जाते हैं और शास्त्री जी से पूछते हैं कि रणवीर और सुरभि कहाँ हैं। तो शास्त्री जी बताते हैं कि वो 4 दिन पहले ही मर चुके हैं, वो बस अपनी तंत्र शक्तियों से उनके शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। तुम परेशान मत हो, तुमने नहीं मारा रणवीर को। इस तरह से हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग तो नहीं बोल सकते, पर इस तरह हमारे दो प्रेमी अपने पिछले जन्म के प्यार को पा लेते हैं। उसके लिए इनके परिवार और इनके दोस्तों को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट कहानी की अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।